नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा इग्नू के 2840 सेंटर से। आज हम MSD 6 के विषय में बात करेंगे, इतिहास और काल विभाजन। आप जानते हैं कि मनुष्य के पास जो शब्द होते हैं उनमें अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, या अर्थ की अभिव्यक्ति के अनुरूप मानव के पास शब्द है। साहित्य क्या होता है? साहित्य शब्द में अर्थ सहित है और अर्थ जो है वो शब्द सहित है। तो शब्द और अर्थ का सम्मिलित रूप अगर हम कहते हैं तो वह साहित्य है। जैसे जल और लहर एक ही है, शरीर और प्राण एक ही है। राम और सीता की अभिन्नता तुलसीदास जी ने बताई है। गिरा अरथ जल बिचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। तो इस तरह से शब्द और अर्थ मिलकर तब तक साहित्य नहीं बनते हैं जब तक उसमें स्वानुभूत जो सत्य है उसको हम नहीं पहचान पाते। साहित्य सत्य के संपर्क में आकर एक संवेदना या सहानुभूति उत्पन्न करता है। साहित्य हमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में बताता है। जिस प्रकार साहित्य हमारी रक्षा करता है और दिशा निर्देश करता है, उसी प्रकार इतिहास भी अतीत से परिचय कराता है और भविष्य का मार्ग निर्देशन करता है। इतिहास ही हमें अपने भविष्य के पथ को सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर करता है। अब इतिहास का बहुत तरीके से अर्थ दिया गया है। ऐसा है कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है? ऐसा हुआ अथवा ऐसा ही था। भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमें अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, जैमिनी बृहदारण्य, छांदोग्य उपनिषद, वैदिक साहित्य, महाभारत आदि में इतिहास के विषय में मिलता है। अंग्रेजी विद्वान कार्लाइल ने भी कहा है कि संपूर्ण मानव जाति या मानव समुदाय को इतिहास ही शिक्षित करता है। सही ढंग से जो हमें जीने की शिक्षा देता है, भूलों को रेखांकित करता है। बड़े इतिहासकार डॉक्टर नगेन, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी पुस्तक, बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बताया है कि इतिहास शब्द का विस्तार किस तरह से हम देखते हैं, जिसमें अतीत की प्रत्येक स्थितियां होती हैं, परिस्थिति है, घटना है, प्रक्रिया है और प्रवृत्ति की व्याख्या इत्यादि का बहुत ही विस्तार से समावेश होता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रकृति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण आदि को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया है, इतिहास कहा जा सकता है। अब जैसे हम कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत को एक नया इतिहास दिया, या उन्होंने इतिहास का निर्माण किया, या हम कहते हैं सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे। ये सब बातें इतिहास से ही हमें पता चलती हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि मानव जाति के जो विभिन्न संबंध हैं और संदर्भ हैं, वे जैसे राजनीतिक संदर्भ हैं, उन्नति है, औद्योगिक है, बौद्धिक है, नैतिक है, उन्नतियां, ये सभी हमें इतिहास से पता चलती हैं। डॉक्टर नगेन के शब्दों में अगर हम कहते हैं इतिहास क्या है, इतिहास अतीत का विवरण विज्ञान की विशेषताओं से युक्त माना गया है। इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। उसकी दृष्टि और पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता रहता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इतिहास के कलामय
और वैज्ञानिक संदर्भ पर विशद चर्चा की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है। इतिहास के साथ साथ जब साहित्य जुड़ता है तो उसे हम साहित्य ऐतिहासिक या साहित्य इतिहास कहते हैं। और कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहास मानव चित्त वृत्तियों का इतिहास होता है। साहित्य के इतिहास में क्रमिकता, विश्लेषण, संगठनात्मकता, वर्गीकरण और तटस्थ मूल्यांकन की दृष्टि प्रमुख होती है। साहित्य का इतिहास से अगर नहीं होता, बल्कि अगर ये नहीं होता तो हम कैसे जानते कि हमारे आदिकाल का इतिहास कैसा था, या भक्ति काल का इतिहास कैसा था, या फिर रीति काल का इतिहास कैसा था, और आधुनिक काल में हम जो जी रहे हैं उसका इतिहास कैसा बन रहा है और कैसा था और कहाँ से आया है। इस प्रकार से हम साहित्य के इतिहास को अगर देखते हैं तो इसका अर्थ यही है कि इतिहास में भारतीय और पाश्चात्य कई दृष्टि से इस पर विचार किया जाता है। इसमें भावात्मकता होती है, कलात्मक होता है, विचारात्मक होता है। तीनों प्रकार से इसमें हमें सामंजस्य मिलता है। इतिहास में कालखंड विशेष में रचित जो साहित्यिक वृत्तियां होती हैं उसका विवरण हमको क्रमिक और प्रामाणिक रूप से मिलना चाहिए। रचनाकार या यूं कहें कि जो इतिहास लेखक होता है वह अपने विवेचन को व्यवस्थित करता है, तभी हमें इतिहास का पता चलता है। और समय और समाज के अनुरूप साहित्य लिखा गया था, उसी साहित्य को हम इतिहास में लाते हैं। उस समय समाज का स्वरूप क्या था, संस्कृति कैसी थी और किस प्रकार से समाज और संस्कृति ने साहित्यकार को प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि साहित्य के इतिहास में यह भी होना चाहिए कि साहित्य का लेखन कब प्रारंभ हुआ, किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ और क्यों प्रारंभ हुआ। यदि वह प्रारंभ हुआ तो उसका प्रारंभकर्ता कौन था और आगे के रचनाकारों ने उसका कितना अनुसरण किया। काल विभाजन की आवश्यकता और महत्ता किस प्रकार है। हम जानते हैं कि कोई भी जो काल निर्धारण किया जाता है उस समय की स्थितियों को, उस समय की संस्कृति को, उस समय के समाज को हमारे सामने रखता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की भी एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। उस लंबी परंपरा के साथ अध्ययन करना असुविधाजनक तो है ही, लेकिन असंभव भी लगता है, क्योंकि यही कारण है कि साहित्य के विकास में समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों के समानांतर जो जो धाराएं विकसित हुई हैं उनका विभाजन अध्ययन को सुगम बनाता है। काल विभाजन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि ऐसा करने से हम हिंदी साहित्य के विकास की परंपरा को भली भांति समझ सकते हैं और यह भी जाना जाता है कि कब कौन सी धारा किन कारणों से विकसित हुई और उसकी परिणति किस प्रकार से हुई। कोई भी काव्य धारा एकदम से समाप्त नहीं होती है, उसके थोड़े बहुत चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं, प्रमुख प्रवृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो इतिहास लेखक थे वे हैं गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर आदि के नाम लिए जाते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन का नाम आता है पहला, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें काल विभाजन को उन्होंने अपने दृष्टि से दिया है। उसके बाद आता है मिश्र बंधु विनोद, जिसको मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और बहुत सी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। कई त्रुटियां भी रह गई हैं जिनको आने वाले समय
के जो इतिहास लेखककार रहे हैं उन्होंने उसको दूर करने का भी प्रयत्न किया है। काल विभाजन में विविध प्रकार की बातें भी हैं, किस तरह से हम विविध आधार पर उसको करते हैं। तो जैसे कुछ बातें हैं, जैसे कर्ता का क्या नाम है, प्रवृत्ति के नाम पर करते हैं, शासक के नाम पे करते हैं, साहित्यकार के प्रभाव के नाम पर करते हैं, और एक जैसी कुछ प्रवृत्तियां अगर बहुत अधिक मिल रही हैं तो उसके नाम पर भी नामकरण किया जाता है, काल का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे काल के आधार पर अगर हम काल विभाजन की विभिन्न बातों को देखें तो ऐतिहासिक कालक्रम जैसे आदिकाल कह दिया हमने, शासक के नाम पर एलिजाबेथ, मराठा आदि, विक्टोरिया आदि। लोकनायक के आधार पर जैसे हम चैतन्य काल कह सकते हैं, गांधी काल कह सकते हैं, और उसी प्रकार साहित्य कोई नेता है जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है आदि। इसी तरह से राष्ट्रीय और सामाजिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के आधार पर भी नाम रखे गए हैं, जैसे भक्ति काल है, पुनर्जागरण काल है, और इस तरह से रीति काल जो है, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नाम रखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विभिन्न आधारों को लेकर एक परंपरा विकसित हुई है। ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया, मिश्र बंधुओं ने किया, उसी प्रकार हम लेकिन ज़्यादातर जो प्रामाणिक रूप से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो विभाजन होता है उसको हम ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं, जिसको आगे आने वाले और भी इतिहासकारों ने उसको मान्यता दी है, और आज तक हम उसी के आधार पर अपनी बात करते हैं। सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया, जिसे हम प्रौढ़ और परिष्कृत मानते हैं। आदिकाल जो वीरगाथा काल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संवत उन्होंने दिया 1050 से लेकर 1375। उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं 1375 से लेकर 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाता है, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल जिसको हम गद्य काल कहते हैं, जिसको 1900 से अब तक, जो आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें कुछ मध्यकाल जो भक्ति काल है उसमें अपनी कुछ प्रामाणिकता के अनुसार उन्होंने अपना जो है महत्व प्रतिपादित किया है, और उनके जो 7वीं 8वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन है उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि भक्ति आंदोलन जो है इस्लामी आतंक की प्रतिक्रिया का परिणाम है। लेकिन द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता भारत में तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उन्होंने संत परंपरा, सिद्ध, नाथ, प्रेमाख्यान के जितने भी संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश को इस काल परंपरा से जोड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल की मान्यताओं को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चुनौती दी, लेकिन पुष्ट प्रमाणों के आधार पर। शुक्ल जी ने जहां युग की स्थितियों पर जोर दिया, वहीं आचार्य द्विवेदी जी ने परंपरा पर। ऐसी स्थिति में दोनों के मत एक दूसरे के पूरक लगते हैं, तो हम अपनी धारणाओं को आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे में ही रखकर अपने इतिहास की रूपरेखा को देखते हैं और विभाजन को देखते हैं और काव्य धारा को देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति के साहित्य को निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में विभाजित किया। निर्गुण धारा को में भी उन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य खंड और पद्य खंड में विभाजित किया।
फिर प्रत्येक खंड को 3-3 उपखंडों में विभाजित किया। पहला उन्होंने प्रथमोत्थान काल कहा, जिसकी सीमा 1925 से 1950 तक रखी। द्वितीय उत्थान जो कहा, जिसकी सीमा संवत 1950 से लेकर 1975 तक, और तृतीय उत्थान जिसका संवत 1975 के बाद से अब तक का। तो इस तरह से उन्होंने कुछ असंगतियों के बावजूद भी उन्हीं के काल विभाजन को और आधार को हम लोगों ने प्रामाणिक माना। इसी तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने और राहुल सांकृत्यायन ने, बहुत सारे इतिहास लेखकों ने इतिहास विभाजन किया। सुविधाजनक और उपयोगी काल विभाजन यही है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इसी आधार पर हम पूरे हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और परखते हैं और उसकी संस्कृति को समझते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।